हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इन सवालों को आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आज BHIC 133 का यूनिट वन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके बारे में देखेंगे। ज़्यादातर ये एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट का नाम है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ। इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा की विशेषता। इसके बारे में विशेषता बताने को कहा जाएगा। और इसी को जो ना इतिहास लेखन में अरबी तथा फारसी परंपरा की विशेषता क्या थी, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। इस तरह से भी आपको पूछ सकता है, सिर्फ अरबी जो है अरबी ऐतिहासिक परंपरा की विशेषता बताएं या तो फारसी ऐतिहासिक परंपरा की विशेषता बताएं, यानी दोनों में से एक भी पूछ सकता है। इसलिए इसको जरूर देख लीजिए, दोनों के दोनों को। क्लियर। जैसे कि गाइज BHIC 133 के लिए जो इससे पहले भी क्लास अपलोड हो चुकी है, जिसका एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHIC 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके सारे के सारे क्लास कर सकते हो। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि इसके आंसर के बारे में हम लोग देखते हैं अब क्या है। सबसे पहले अरबी के बारे में जान जाते हैं। अरबी जो है, अरबी इस्लामी विश्व की भाषा थी। अरबी इस्लामी विश्व की भाषा थी। ये जो है अरबी जो है इस्लाम धर्म की जो पूरे वर्ल्ड की एक भाषा थी। इसलिए इस काल में सबसे पहले उपलब्ध ऐतिहासिक लेखन अरबी में लिखा गया था। मतलब जो है इसलिए जो है ना, इस काल को जो उस समय के काल को जो है सबसे पहले जो उपलब्ध ऐतिहासिक लेखन अरबी भाषा में लिखा गया था। मतलब ये हुआ कि जो है ना सबसे पहले जो है ऐतिहासिक लेखन जो हुआ अरबी भाषा में लिखा गया। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले ऐतिहासिक लेखन किस भाषा में लिखा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। अरबी भाषा में जो है ना सबसे पहले ऐतिहासिक लेखन लिखा गया था। उसके बाद अरबी जो है ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को भी सम्मिलित करती है। ये जो अरबी ऐतिहासिक परंपरा जो है ये सिर्फ राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के साथ ही नहीं, इसके अलावा जो है इसके साथ साथ जो है सामाजिक हुआ, आर्थिक हुआ, राजनीतिक हुआ, राजनीतिक तो सांस्कृतिक हुआ और धार्मिक जीवन को जो है सभी को सम्मिलित करके चलती है। क्लियर। अरबी इतिहास परंपरा का वास्तव में युग के जो है ना, इस युग में जो है ना इतिहास के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। जो अरबी इतिहास है उसके परंपरा को जो है ना उस समय युग के इतिहास के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ये जो ये अरबी भाषा में जो है उस युग के बारे में हमें इतिहास के रूप में देखने को मिलता है अरबी भाषा में। और उसके इतिहासकारों की श्रृंखला, ये जो है इतिहासकारों की श्रृंखला, वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला को जो है ना इस्नाद कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इतिहासकारों की श्रृंखला। ये जो है आपको ऐसे भी देखें, जैसे कि वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला को जो ना इस्नाद कहा जाता है। इतिहासकारों की श्रृंखला को इस्नाद कहा जाता है, वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला को इस्नाद कहा जाता है। ये इस इतिहासकारों की श्रृंखला जो है, वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला जो है अरबी इतिहास लेखन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता बताई है। ये जो इस्नाद जो थे, इस्नाद जो है अरबी इतिहास लेखन में एक और महत्वपूर्ण विशेषता बताई है, और वो है पवित्र कुरान। पवित्र कुरान को अपने मौलिक रूप से लिखने के लिए तथा इकट्ठी की गई परंपराओं को आलोचनात्मक रूप से छानबीन करने की आवश्यकता थी, ताकि सबसे पवित्र तक पहुंचा जा सके। ये जो इतिहासकार थे, जो कुरान में जो भी उसके इतिहास लिखे हुए थे कुरान में, उस कुरान के जो है सही है या नहीं कुरान में जो लिखा हुआ, उसके बारे में वो आलोचनात्मक रूप से जो ना छानबीन करते थे। अलग अलग प्रकार के इतिहास के बारे में देखना चाहते थे, अभिलेखों का उपयोग करते थे। ये सभी जो है ना इतिहासकारों के द्वारा जो है ना कुरान में जो लिखे हुए थे इस सत्य के लिए बहुत ही प्रयास किए और अलग अलग छानबीन किए। क्लियर। और आगे है, इस सत्यापन की आवश्यकता और सत्य को प्रस्तुत करने की गहरी के लिए श्रृंखला की परंपरा विकसित हुई। मतलब ये हुआ, इस जो ये सत्यापन था, ये सत्यापन जो है जो कुरान में जो छानबीन किया जाता है, कुरान में जो लिखा हुआ था उसके बारे में जो सत्य जो है कि या नहीं, उसके बारे में जो सत्यापन को आवश्यकता थी और सत्य को प्रस्तुत करने की जो है ना गहरी की श्रृंखला की परंपरा विकसित हुई। मतलब ये गहरी की श्रृंखला जो है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ गहरी की श्रृंखला मतलब ये इस्नाद की जो है, इस्नाद की परंपरा विकसित हुई। मतलब कि वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला जो विकसित हुई, वर्णनकर्ताओं की जो है इस्नाद जिसे कहते हैं, इस्नाद की जो परंपरा विकसित हुई और उसका विकास हुआ। ये जो इतिहासकारों का, वर्णनकर्ताओं का जो भी छानबीन था, इसमें परंपरा की विकसित हुई और विकास हुआ इस तरह से। क्लियर। और उसके बाद अल मसूदी एक जो है ना विद्वान थे, इतिहासकार थे।
अल मसूदी इतिहास के साथ भूगोलों को जोड़ने का एक नया आयाम शुरू किया। मतलब ये अल मसूदी जो थे इतिहास के साथ जो है भूगोल को जोड़ने का एक नया नियम आयाम दिया। वे स्वयं एक महान यात्री थे। ये जो है अल मसूदी जो है एक स्वयं महान यात्री थे जिन्होंने भारत और श्रीलंका का भी भ्रमण किया। ये जो है अल मसूदी जो थे, अल मसूदी वो भारत और श्रीलंका का दौरा किए थे, भ्रमण किए थे। और उस दौरे के द्वारा जो दौरान वो भ्रमण के दौरान जब उन्होंने अपने रचनाओं को लिखते हुए अपनी यात्राओं के अनुभव और विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक ज्ञान को उसमें जोड़ा। ये जो है अल मसूदी जो है भारत और श्रृंखला में जो भी दौरा किए, भ्रमण किए, उसके दौरान जो भी अनुभव हुए, जो भी विभिन्न क्षेत्र हुए, उसके बारे में जो है ना अपने इतिहास में, अपनी रचना में, अपने ऐतिहासिक रूप में जो है वो बताए। उसके बाद उसमें जोड़ा, भौगोलिक ज्ञान को भी इस तरह से वो जोड़ दिया। उसके बाद इस प्रकार भौगोलिक वातावरण को उन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया। ये जो अल मसूदी जो है ना इस प्रकार भौगोलिक वातावरण को जो है इतिहास की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया, जिसमें उन्होंने मानव के इतिहास विकास के साथ साथ जो है भौगोलिक तथ्यों को भी जोड़ा। ये जो है पहले इतिहास में जो मानव विकास, मानवीय ऐतिहासिक के बारे में जानते थे, पढ़ते थे, अब उसकी जो अल मसूदी ने जो है भौगोलिक तथ्यों को भी जोड़ दिया। उसके साथ साथ 11वीं शताब्दी में जो है अरबी इतिहास लेखन में एक और आयाम जुड़ गया। ये जो है अल मसूदी तो भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ा, उसके साथ 11वीं शताब्दी जब थी उस समय अरबी इतिहास में जो है अरबी इतिहासकार के लेखन जो थे उसमें एक और आयाम जुड़ गया। वो यह था कि दरबार में जुड़े अधिकारियों और विद्वानों ने अपने शासकों और उनसे संबंधित घटनाओं का इतिहास लिखना शुरू किया। ये जो है दरबार में जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे, शासक होते थे, राजा हुआ करते थे, विद्वान जो है ना उसके शासकों यानी कि उसके राजाओं जो होते थे उसके बारे में पुस्तक लिखने लगे। जैसे कि अकबर के बारे में लिखा गया था, कौन? अबुल फजल के द्वारा जो है अबुल फजल जो लिखा था अकबरनामा, वे इस तरह से जो ना इसमें ऐतिहासिक रूप में ये प्रचलित हो गया, ये ऐड हो गया, ये जुड़ गया। इससे अरबी लेखन में स्वर और रूप में काफ़ी बदलाव आई। इससे जो ना ये जब से शासकों की घटनाओं का इतिहास लेखन जब से शुरू हुआ, इससे जो अरबी लेखन में काफ़ी स्वर और रूप काफ़ी बदलाव आ गया। उस तरह में जो पहले जिस तरह से उसके बाद बदलाव धीरे धीरे आते गया। इसने शासक, अभिजात वर्ग के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, पसंद और नापसंद के घटक को जोड़ा और इतिहास लेखन का ध्यान आम लोगों की बजाय दरबार की राजनीति और अभिजात वर्ग पर केंद्रित होने लगा। इसमें मतलब ये हुआ कि जो ये परंपरा हुई जब से चालू हुई कि शासकों का, अधिकारियों का, विद्वानों जो है ये रचनाकार जो है राजाओं के बारे में इतिहास लिखते थे, उस समय उसके जो है सिर्फ अभिजात वर्ग के लोग, जो ऊंचे वर्ग के लोग जो थे, उसके पूर्वाग्रह, कुछ भी हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, पसंद हो, नापसंद हो, इसके बारे में वो इतिहास में लिखना जोर दिया। और जो है आम लोगों का की वजह जो है दरबार की राजनीति और अभिजात वर्ग पर केंद्रित होने लगा। ये जो है आम लोगों के इतिहास लिखने की बजाय जो है ऊंचे स्तर पर जो अधिकारी थे, शासक थे, मंत्री थे, उसके बारे में केंद्रित हो गया। ये जो है ना वर्ग पर केंद्रित हो गया। क्लियर? ये रहा अरबी भाषा पर ऐतिहासिक लेखन। क्लियर? अरबी के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं फारसी। ये फारसी इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि फारसी ऐतिहासिक लेखन के विशेषता को बताएं। गाइज, जो भी बैकग्राउंड से साउंड आ रहा हो उसके लिए खेद है, उस पर फोकस ना करें, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जैसे कि फारसी ये भाषा जो है, ये फारसी भाषा अपनी मधुरता के लिए प्रसिद्ध है। ये फारसी भाषा जो है अपनी मधुरता के लिए प्रसिद्ध है। ये जो इसकी मधुरता बहुत ही सुरीली है, इसलिए ये जो है ना प्रसिद्ध है। फारसी ईरान देश की भाषा है। ये जो ना अभी हम लोग फारसी भाषा की भूमिका के बारे में देख रहे हैं। ये फारसी ईरान देश की भाषा है। ये फारसी अगर कहाँ का देश है, कहाँ से आया ये फारसी भाषा, उसके बारे में देखते हैं। फारसी ईरान जो है ईरान देश का एक भाषा है। ये फारसी जो है ईरान देश का एक भाषा है, परंतु उसका नाम जो है फारसी इस कारण से पड़ा, फारस जो वस्तुतः ईरान के एक प्रांत का नाम है। ईरान की जो है ना एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है फारस। क्लियर? फारस जो है एक ईरान का एक सिटी का नाम है। उसके बाद फारस के निवासियों ने, जो वैसे एक प्रांत था, सिटी है, शहर है, उसके निवासियों ने सबसे पहले राजनीतिक उन्नति की। वहाँ के जो है फारस के लोग जो है ना सबसे पहले राजनीतिक उन्नति की। इस कारण लोग सबसे पहले इसी प्रांत के निवासियों के संपर्क में आए। इसलिए जो है ना सभी लोग इसी मतलब फारस के लोगों से के निवासियों के से संपर्क में आए, अतः उन्होंने सारे देश का नाम पर्सिस रख दिया। इस तरह से जो वो फारस से जो है ना पर्सिस रख दिया, ईरान का नाम को पर्सिस रख दिया। और जिसे आजकल यूरोपीय भाषाओं में ईरान का नाम या पर्सिया, पेर्स आदि पड़ा। आप समझ गए ईरान का भी इतिहास, इसके बारे में समझ गए कि ईरान का किस तरह से नाम पड़ा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं फारसी भाषा के। फारसी इतिहास लेखन में
फारसी इतिहास लेखन ने इतिहास के दायरे को संकुचित कर दिया। ये जो है फारसी इतिहास, जो फारसी इतिहास के लेखन जो है वो इतिहास के सारे दायरे को जो ना संकुचित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, केंद्रित कर लिया। क्लियर। और इस युग के सामाजिक धार्मिक इतिहास की तुलना में राजनीतिक इतिहास और शासकों के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया। ये जो है उस युग में, जिस युग में फारसी इतिहास चल रहा था, तो उस युग में जो है ना सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, इतिहास की तुलना में जो है सामाजिक धार्मिक की तुलना में राजनीतिक इतिहास और शासकों के इर्द गिर्द मतलब केंद्रित कर दिया। ये सभी को जो ना आपस में इर्द गिर्द के आसपास के मतलब केंद्रित कर दिया, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शासकों के बीच। क्लियर। ये फारसी इतिहास। इस प्रकार फारसी वंशवादी इतिहास थे। ये जो है इस प्रकार जो है ना फारसी जो है एक वंशवादी इतिहास थे। मतलब कि जो है ये फारसी जो है वंशवादी, मतलब समझ गए, बाप बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद ऐसे ऐसे वंश बढ़ता जाता है कि मतलब ये फारसी जो है ना वंशवादी इतिहास थे। राजाओं और अभिजाति वर्ग के इतिहास, मतलब कि राजाओं और अभिजाति वर्ग के इतिहास के बारे में ये फारसी था। ठीक है। फारसी इतिहासकारों ने अपनी रचना का महत्व बढ़ाने के लिए शासकों को अपनी रचनाएं समर्पित करना पसंद किया। ये जो फारसी इतिहासकार ने अपनी रचना का महत्व बढ़ाने के लिए जो है, जो भी इतिहासकार थे उसके अपनी रचना को बढ़ाने के लिए जो है शासकों ने अपनी रचना समर्पित करना पसंद किया। उसके अंतर जो है ना फारसी भाषा में समर्पित करना पसंद किया, ताकि उसकी रचना जो है फेमस हो, महत्व बढ़े, उसकी जो है ना सभी लोग उसके बारे में जाने। क्लियर। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना 10वीं शताब्दी तक अरबी ऐतिहासिक परंपरा प्रमुख रही। ये 10वीं शताब्दी तक जो है ना अरबी ऐतिहासिक परंपरा जो है ना प्रमुख रही थी। ये अरबी भाषा का जो है ना फारसी भाषा जब आ गया तो अरबी भाषा का पतन होने लगा। ये उसी तरह कहा गया है 10वीं, जैसे 11वीं सदी में अरबी भाषा में क्या जोड़ा गया था, जैसे कि अरबी भाषा में यहाँ देखिए, अरबी भाषा में ये जोड़ा गया था जो अधिकारी होते थे, जो इतिहास के लेखन जो अधिकारी होते थे, विद्वान होते थे, उसके बारे में जो रचनाकार लिखे जाते थे वे ऐड किया जाता है 11वीं शताब्दी में। फिर वही है 10वीं शताब्दी में जो ना 10वीं शताब्दी तक अरबी ऐतिहासिक परंपरा प्रमुख रही, यानी कि 10वीं तक ही अरबी भाषा परंपरा प्रमुख रही। उसके बाद फिरदौसी और बाद में शेख सादी के तहत फारसी पुनर्जागरण ने धीरे धीरे इतिहास लेखन की अरबी परंपरा पर आधिपत्य जमा किया। मतलब ये फिरदौसी और बाद में जो है ना शेख सादी, ये सब विद्वान थे, और इसके तहत जो फारसी पुनर्जागरण ने धीरे धीरे इतिहास लेखन की अरबी परंपरा को आधिपत्य जमा कर लिया। मतलब कि फारसी भाषा का जो है ना प्रकोप बढ़ा दिया गया। ये विद्वान, ये इतिहासकारों ने जो है ना फारसी भाषाओं को उजागर किया, मतलब आधिपत्य किया, जमा किया, इसको आगे बढ़ाया, और बहुत जल्द ही फारसी ने अरबी पर अपना कब्जा जमा लिया। ये जो है फारसी जो है अरबी भाषा पर कब्जा जमा लिया, उससे आगे बढ़ गया, अरबी ही रह गया, फारसी बहुत ही फेमस हो गया, बहुत ही आगे तक चला गया। यह बहुत ही मतलब कि ये कब्जा कर दिया किस पर, अरबी पर। उसके और संचार का माध्यम बन गई। ये जो है फारसी जो है संचार का माध्यम बन गई, तथा सुल्तानों हुआ, कुलीनों हुआ एवं साहित्यकार की भाषा बन गई। ये जो है सुल्तान हुआ, कुलीन हुआ, उसके साहित्यकार हुआ, ये सभी की भाषा बन गई कौन, फारसी। भारत में फारसी जो है इतिहास परंपरा फारसी लेखन पर हावी था। भारत में भी जो है फारसी ऐतिहासिक जो है परंपरा जो है फारसी लेखन पर हावी था। क्लियर। इस तरह से आज हम लोग देख लिए अरबी और फारसी भाषा के ऐतिहासिक लेखन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लियर। एक रिक्वेस्ट है आप सबों से, जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। जो भी दिक्कतें आए कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताएं, और हमारे टेलीग्राम से चैनल में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।